नमस्कार, रमन टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मस्ताना देश की प्रमुख खबरें करके आपके सामने उपस्थित हूँ। अमेरिका ईरान के बीच 2 दिवसीय शांति वार्ता जो कतर की राजधानी दोहा में संपन्न हुई। ये ये तकनीकी रूप से अप्रत्यक्ष वार्ता थी जिसकी मध्यस्थता कतर और पाकिस्तान ने निभाई। दोनों देशों ने परमाणु बम पे कोई बातें नहीं की, परमाणु निर्माण पे कोई बातें नहीं की। दोनों का दिमाग केंद्रित था होमो स्टेट को लेकर के, जिस पर ईरान पे पहले से ही आधिपत्य है। अमेरिका उस पर अपना हिस्सेदारी चाहता है। अगली बातें कब होगी इसका डेट तभी तय नहीं है। उल्टे बांस बरेली, आप एक कहावत खूब सुना होगा, इसका चरितार्थ भारत कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि सदियों से भारत रूस से तेल आयात करता रहा है, डीजल पेट्रोल आयात करता रहा है, और अमेरिका ईरान के बीच में जल होमोस्टेट बंद कर दिया गया था, तभी भारत रूस से तेल लेता रहा है। इसके खिलाफ कई बार अमेरिका ने प्रतिबंध भी लगाया है, लेकिन यूक्रेन ने वहाँ के हमले किए, वहाँ पे पाइपलाइनों पे हमला किया और वहाँ के रिफाइनरों पे हमला किया, उनकी स्टोर पे हमला करके उनको पर बैकफुट बुला दिया है। वहाँ तेल के लिए तबाही मच गई थी, अफरा तफरी मच रही थी। ऐसी स्थिति में उसने भारत की तरफ नजर किया। भारत उसे डीजल और पेट्रोल सप्लाई कर रहा है। इसी को कहते हैं उल्टे बांस बरेली। कल जापान की प्रधानमंत्री सनाया तकराची का 2 दिवसीय भारत का दौरा संपन्न हुआ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके स्वागत प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और दोनों ने एक दूसरों को आपसी सहयोग की बात की। बताते चले, भारतीय प्रधानमंत्री ने उन्हें अपनी छोटी बहन करके संबोधित किया और देश की 4 बड़ी चीज़ों पे समझौता किया, जिसे सेमीकंडक्टर है, AI टेक्नोलॉजी सहित स्वच्छता जैसी 4 चीज़ों पे समझौता किया, जो हमारे देश के लिए अच्छा समझौता माना जा रहा है। पनामा नहर पे चीन का कब्जा बढ़ता जा रहा है, उसकी नजरें ठीक नहीं है। जैसा जानते हैं, पनामा नहर हिंद महासागर और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ता है। एक कृत्रिम नहर है। इस पर होमोज स्टेट की तरह और रूस की तरह इस पर समुद्री पोत आते जाते रहते हैं, लेकिन चीन की नज़र सही नहीं है, उस पर कब्जा करना चाहता है। इस पर ट्रंप ने खुले शब्दों में कहा कि मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगा, पनामा नहर सबके लिए स्वतंत्र रहेगा। वहीं कल भारत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि AI से लिए गए फैसले को उचित नहीं माना जाएगा। ये उतने ही जहरीले हैं जैसे भोपाल कांड में जो जहरीली गैस निकली थी, और उतने ही नुकसानदायक हैं। बताते चलें, भारत ने जापान के साथ AI टेक्नोलॉजी तकनीकी बुद्धिमत्ता पे सहमति जताई है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट निशाने भी ले रहा है कि इस पर भी इसके जो फैसले आएंगे वो कल्पनाओं पर आधारित होंगे। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होगा। इससे कोर्ट का अस्तित्व समाप्त होगा और फैसले सटीक सही नहीं आ सकते हैं। इसे AI जनरेटेड फैसले को उसने नकारा है। अब बात करते हैं बंगाल में TMC टूटी है। ऋतुव्रत बनर्जी वो टूटे हुए दल के नेता के रूप में उभरे हैं। वहाँ की विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में हैं। वो कल अपने 10 सदस्यीय टीम के साथ चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की। उन्होंने पार्टी फंड पे बातें की, चुनाव सिंबल पे बातें की और चुनाव के TMC नाम पे चर्चा की और कहा इस पर उन्हीं का आधिपत्य होना चाहिए। राम मंदिर चढ़ावा मामले में मामला और बढ़ता जा रहा है। कल SIT ने वहाँ पे चंपत राय और डॉक्टर अनिल जी से 3 घंटे तक पूछताछ की और बहुत से तथ्य निकल करके आए। और वहाँ पे जो 8 लोग जेल में निरुद्ध हैं, आरोपी हैं, उनके घर भी जांच चल रही है। उनके घर बुलडोजर की कार्रवाई कभी भी हो सकती है। समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश के अगले वर्ष चुनाव के मद्देनजर अभी तैयारी जोर पर कर दी है। वो भी बूथ स्तर पे अपनी पार्टी को गठित कर रही है, उसको बैठक कर रही है और वह पार्टी नेताओं को चेताया है कि वहाँ पे जा करके देखें किस जाति का कहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, उस तरह से जनगणना करें ताकि चुनाव के दौरान उनके लिए पैकेज, उनके लिए बातें की जा सकें। वहीं कांग्रेस जनता पार्टी का 13वां दिन जनता मंदिर पर धरना जारी रहा। इसके फाउंडर अभिषेक दीप्ते ने अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों के साथ औपचारिक बातचीत की, चाय पर चर्चा की, आगे की रणनीति बनाई। वहीं सोनम बागची
जो आंगन में बैठे हुए हैं उनकी तबीयत बिगड़ी, शुगर लेवल 60 तक पहुंच गया। उनकी कमजोरी की शिकायत थी, लेकिन प्रशासन और चिकित्सक सुविधा वहां पे उपलब्ध करा दी गई है। अब वो स्वस्थ हैं। आज की समाचार यहीं समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। आपका दिन शुभ हो।